तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हम लोग पढ़े थे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में। उसका रिलेशन भी पढ़ चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। तो कुछ बच्चों का डाउट था, ये आपका एग्जाम्पल जो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये जो ग्लास स्लैब दिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 40 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और मिडिल में ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। आपको इमेज का लोकेशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नियर द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है? ऑब्जेक्ट के पास ही खड़ा है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ग्लास स्लैब एंड द मिरर ऑन द इमेज? ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि लोकेशन कितना है इमेज का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जेक्ट के पास खड़ा है और वो मिरर में ऑब्जर्व करेगा लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इमेज कहाँ बनता? 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बट ये ग्लास स्लैब होने के कारण जो ओरिजिनल लोकेशन है ऑब्जेक्ट का 40 सेंटीमीटर पे, अब वो 40 सेंटीमीटर पे नहीं रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कितना से? तो शिफ्ट का फॉर्मूला है डी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। दिस इज द थिकनेस ऑफ ग्लास, सॉरी, शिफ्ट थ्रू द ग्लास स्लैब। डी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू का वैल्यू है 1.5। पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20/3 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन था वो शिफ्ट हो गया है कितना से? 20/3 से। किस तरफ? तो राइट साइड, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक है। तो अब जो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये जो शिफ्ट जो लोकेशन है वो हो जाएगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगा? तो 40 माइनस 20/3। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो एग्जैक्ट लोकेशन है मिरर से ऑब्जेक्ट का ड्यू टू ग्लास स्लैब पुट करने के बाद वो आ जाएगा आपका 40 माइनस 20/3 यानी 100/3 सेंटीमीटर। अब इमेज कितना डिस्टेंस में बनेगा? तो इमेज भी इतना ही डिस्टेंस बनेगा मिरर के पीछे, ठीक है। यानी इमेज जो बन रहा है 100/3 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है? तो मिरर के रेस्पेक्ट में बन रहा है। बट हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालना है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास खड़ा है। ये जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास खड़ा है, इमेज को लोकेट करने के लिए, देखने के लिए इसको ग्लास स्लैब के थ्रू देखना होगा। जब ये ग्लास स्लैब के थ्रू देखेगा तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा इमेज लोकेशन में, कितना से? तो 20/3 से, ठीक है। तो हालांकि जो इमेज बन रहा था पीछे 100/3 सेंटीमीटर बन रहा था मिरर से, बट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? फिर से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो ग्लास स्लैब के थ्रू ही देख पाएगा। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा? तो फिर से 20/3 से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यानी जो एग्जैक्ट लोकेशन आएगा इमेज का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो हो जाएगा आपका 80/3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा इसका क्वेश्चन था सेकेंड पार्ट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ग्लास स्लैब एंड द मिरर ऑन द इमेज। तो सेपरेशन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट किससे इसमें चेंज आता है? तो ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, या ओवरऑल बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट, है ना कि लोकेशन ऑफ स्लैब और लोकेशन ऑफ मिरर। तो बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द एक्चुअल प्लेन मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड द मिरर, ठीक है। एक इफेक्ट आता है, वो क्या इफेक्ट है? तो ब्राइटनेस का। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल को आप अच्छा से कीजिएगा। फिर से मैं आपको थोड़ा समझा दिया हूँ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, इसको अच्छा से देखेंगे और समझेंगे क्या होता है। ठीक है, इसका कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट होगा डेंसर मीडियम में होगा, है ना, और जो व्यू कर रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, रेयरर मीडियम में होंगे। ठीक है, चलिए, यानी द रे कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। होता क्या है तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है ना। अब क्या करेंगे तो हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे। अगर हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो इंसिडेंट एंगल को मैं इतना बढ़ा दिया कि रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया, इतना बढ़ा कि ये बढ़ के 90 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या क्या ये जो इंसिडेंट एंगल थीटा सी था उसको और थोड़ा बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब 90 से थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए 90 से थोड़ा बढ़ गया, और जो ही ये 90 से थोड़ा बढ़ेगा ये रे क्या हो गया, तो रिफ्लेक्ट हो गया। हालांकि इसको रिफ्रैक्ट होना चाहिए था बट रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, है ना। और ये जो थीटा सी है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाता है, सॉरी रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, एट एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90, और बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बाउंड्री से पास करेगा। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो रे है खुद के मीडियम में रिटर्न हो जाएगा, वो बाहर वाले मीडियम में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। बोला गया कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर चला जाता है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एट अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे subtended 90 angle with the normal, this angle of incident is known as critical angle। जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल, जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। If the angle of incident further increases, the ray comes back in the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection। ठीक है, तो आप कंडीशन याद रखेंगे और इसका एक फॉर्मूला होता है उसको हम डिराइव करेंगे। तो आप याद रखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रे खुद के मीडियम में रिटर्न हो जाता है। हालांकि यहाँ पे कोई मिरर नहीं है फिर भी ये रिटर्न हो रहा है, क्यों, क्योंकि रे जो है पास कर रहा है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। याद रहे जितने भी इंसिडेंट एंगल है उस इंसिडेंट एंगल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब इंसिडेंट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो। बोला गया है कि कंडीशन क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होना चाहिए मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सेकेंड है लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट कहाँ से कहाँ पास करेगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास करेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर में पास करेगा, या वाटर टू एयर जब पानी से हवा में पास करेगा, या ग्लास टू वाटर, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री पे हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो म्यू डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन 90, है ना। क्रिटिकल एंगल को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो साइन थीटा सी हो जाएगा आपका म्यू आर बाई म्यू डी। यहाँ से हम थीटा सी निकाल सकते हैं, यानी थीटा सी जो हो जाएगा मैं इधर लिख देता हूँ, थीटा सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स म्यू आर बाई
म्यू डी। ठीक है, मैक्सिमम केस में म्यू आर जो होगा 1 होगा, एयर ही रहेगा, और म्यू डी को हम लोग म्यू से लिख सकते हैं। तो जो फेमस फार्मूला है वो है आपका साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। ठीक है, चलो तो याद रहेगा आपको, दिस इज द थीटा सी निकालने का फॉर्मूला है, क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला है। आगे दिया हुआ है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एज रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। देखिए यहाँ पे आपका जो रे है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, और जो ओरिजिनल पाथ से जो डेविएट हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये टोटल एंगल आई है, तो ये टोटल एंगल आई होना चाहिए, सॉरी ये एंगल आई है, तो ये टोटल एंगल हाँ आई होना चाहिए, बट वहाँ पे आर प्लस डेल्टा है। ठीक है, यानी डेल्टा जो हो जाएगा आर आर माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर इंटू साइन आई। ठीक है, तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है इससे लाइट निकल रहा है, बट ये डेंसर मीडियम में है, बाहर जो है रेयर मीडियम है ना, तो कुछ एरिया तक हमें लाइट बाहर दिखाई देगा, उसके बाद हमें लाइट बाहर नहीं दिखाई देगा। तो कौन सा एरिया है हमें निकालना होता है, एक क्वेश्चन है ये आता है कि व्हाट इज द एरिया इन विच लाइट इज विजिबल, क्योंकि उसके बाद लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में, और हमें बाहर लाइट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अप टू विच पॉइंट हमें दिखाई देगा, तो क्रिटिकल एंगल तक हमें दिखाई देगा, उसके बाद का जो रे है वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच पता रहेगा, म्यू पता रहेगा, थीटा सी पता रहेगा, तो हम आर निकाल देंगे, आर निकालने के बाद हम उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, तो ये साइन थीटा सी है, तो यहाँ भी ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे ये आपका वैल्यू, ये साइन थीटा सी है, ये रे, ये जो रे है और ये जो रे है पैरेलल है, तो एंगल भी हो जाएगा आपका थीटा सी, है ना। अगर ये एंगल थीटा सी है तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी हो जाएगा आपका आर बाई ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, तो इसको लिख सकते हैं रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा सी इज इक्वल टू आर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और हमें पहले से पता है साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी होता है 1/म्यू, है ना, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू आर बाई म्यू डी होता है, म्यू आर 1 है और म्यू डी म्यू है, यानी 1/म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस हो जाएगा एच बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमें एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एरिया अंडर विच वी कैन सी द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, है ना, ये पानी रहेगा, तो वाटर एक डेंसर मीडियम है और बाहर जो है रेयर मीडियम है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा तो टी होने का चांस है, और जब इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा किस एंगल पे होगा, तो क्रिटिकल एंगल पे होगा, उसके बाद का रे हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलो याद रहेगा आपको, और ये जो आपका 2 पॉइंट था उसको आप रहने दीजिएगा, कुछ खास नहीं, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है ना। बोला गया है कि सम इलिस्ट्रेशन ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
पहला एग्जांपल है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जो स्पार्कलिंग होता है, ब्राइटनेस दिखता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है? जब लाइट उसके अंदर इंटर करता है तो डेंसर मीडियम में और बाहर जो है रियल मीडियम में है। तो लाइट एक बार अगर डायमंड के अंदर चला गया तो उसके बाद वो जाने के बाद क्या करेगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर होता रहेगा, है ना। और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन के बाद लाइट बाहर निकलता है, तो अंदर क्या हो गया, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ गया, इसलिए हमें वो ब्राइटनेस नज़र आता है, स्पार्कलिंग जैसा दिखता है। ठीक है। सेकेंड है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो सिग्नल भेजने के काम में आता है ना। जितना भी आपका इंटरनेट कनेक्शन या आपका टेलीफोनिक जो सिग्नल है ना, वो सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ऑपरेट किया जाता है। उसमें कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है ना। वो एक फाइबर का एक पाइप बना रहता है जिसके अंदर हम लोग सिग्नल को भेजते हैं, है ना। और ड्यू टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होता है। जितना एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे मिलेगा उतना एनर्जी हमें फाइनल पॉइंट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता है। आइदर वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या आपका साउंड सिग्नल हो, जो भी सिग्नल हो, वो कोई भी सिग्नल को, कोई भी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। और सिंपली हम लोग जो है मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। तो अभी जो मैक्सिमम जो यूज में आता है ऑप्टिकल फाइबर ही यूज किया जाता है टू इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन। बोला गया है कि इन द लाइट थ्रू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज प्रोपगेटेड along the axis of glass fiber of radius of few microns in which the index of refraction of the core is greater than that of surrounding, है ना। तो है ना, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग्स, इसलिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाता है। उसके बाद एग्जांपल है मिराज का, है ना, और लोमिंग का। मिराज में क्या होता है? तो मिराज में हमें ऑब्जेक्ट जो है उल्टा नज़र आता है, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो बेंड हो जाता है। बेंड क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सरफेस के ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों में डिफरेंस रहता है। और लाइट जो है किधर से ट्रेवल करना पसंद करता है? जिधर का डेंसिटी कम हो, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, है ना। तो ये जो इससे जो लाइट निकलेगा वो टेढ़ा होकर निकलेगा, क्योंकि नीचे का डेंसिटी कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और इसकी आंखों में आएगा। ये तो सीधा ही देखेगा तो इसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाता है, या बोल सकते हैं लाइट जो है बेंड हो जाता है। Mirage is caused by the total internal reflection in the desert, where due to the heating of the earth, refractive index of the air near the surface of the earth become lesser than above, है ना। नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है। Light from distance object reaches the surface of the earth with I more than theta c, so that TIR will take place and we see the image of the object along the object as shown in figure। इस तरह से हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर हम सी बीच के पास जाएंगे, अगर सी में अगर हमें बोर्ड दिखेगा, देखिए इसके पास का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ऊपर का डेंसिटी कम होगा, क्योंकि इसके पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। तो लाइट जो है रेयर मीडियम से आएगा तो इस तरह से मुड़ जाता है, और हम जो है इसको सीधा देखते हैं तो हमें ये ऊपर नज़र आता है। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो एग्जांपल करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन एट द ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस, है ना। तो यहाँ से आपका एक अलग सा पार्ट स्टार्ट होगा। अब तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आपका प्लेन सरफेस था, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस, है ना। उसके बाद हमें लेंस पढ़ना है। ठीक है।
और रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस में एक पार्ट रह गया है जो आपका प्रिज्म है, उसको भी हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतना तक याद रहेगा आपको। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सेंड करने वाला था, नहीं कर पाया। आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा एक, है ना। बोला गया है कि अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर फिल्ड विद द लिक्विड, लिक्विड के साथ इसको भर दिया गया है और यहाँ पे कॉइन को रखा गया है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल अप टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस। और बोला गया है कि एक रे यहाँ से पास किया और जब सरफेस पे पहुंचा तो अलोंग द सरफेस मूव किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, मूव्स अलोंग इट्स सरफेस। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, मुझे पता करना है कि इस लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट कितना है। स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, हमें जो डाटा दिया उसको यूज करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो तो बोला गया है कि एज सोन इन फिगर द लाइट रे फ्रॉम द कॉइन विल नॉट इमर्ज आउट ऑफ द लिक्विड इफ एंगल मोर देन सी, जो थीटा सी या सी बोल सकते हैं, यहाँ पे सी लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल। अगर ये जो रे है ये रे थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा एंगल, इंसिडेंट एंगल, तो रे बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है वो आपका मैक्सिमम रेडियस है, उससे ज़्यादा रेडियस नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमें बाहर लाइट दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, साइन थीटा सी जो होता है आपका 1/μ। ठीक है, क्योंकि बाहर एयर का 1 ले रहे हैं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू ले रहे हैं, उसी को निकालना है हमें। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखिए ये 3 है ये 4 है ना, ये 3 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ, और 1/μ को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, देखिए कितना से, तो 3/5 से। ठीक है, यानी हमें म्यू का वैल्यू पता चल गया, म्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, यानी म्यू का वैल्यू हो जाएगा 5/3। अगर म्यू का वैल्यू 5/3 है तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड जो होता है म्यू टाइम्स घट जाता है। देखिए यहाँ पे दिया होगा, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ डायरेक्ट, है ना। देखिए यहाँ पे म्यू का वैल्यू 5/3 आ गया है, सिंपल मेथड से निकाला हूँ मैं, कुछ खास नहीं है। देखिए आप ध्यान से फिर से अगर समझा देता हूँ, साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, तो 1/μ हम पहले से जानते हैं फार्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो p/h, और p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 है और ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से, और म्यू का वैल्यू आ गया 5/3। तो स्पीड कितना से घटता है, तो म्यू टाइम्स घट जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा मीडियम में कितना हो जाएगा, c/μ, है ना। c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और म्यू का वैल्यू है 5/3, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए एक और एग्जांपल है उसको कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सरसाइज दे दूंगा, है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। लाइट इंटर्स एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इस रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, फाइंड द रेंज ऑफ एन सो दैट द लाइट वंस इंटर्ड इनटू इट विल नॉट लीव इट थ्रू इट्स लेटरल फेस। बोला गया कि एक बार इसमें अगर लाइट इंटर करेगा तो ये इसके सरफेस से लाइट बाहर नहीं निकलेगा, तो बताओ एन का क्या रेंज होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंस एंगल भी निकालना है। ठीक है,
चलिए बोला गया है, देखिए सॉल्यूशन में क्या है, पहले डायग्राम को देख लीजिए। ये यहाँ CNT मारा, ये एंगल I और ये एंगल R, उसके बाद यहाँ पे थीटा C ही होना चाहिए, थीटा C से ज़्यादा होगा तभी ये TIR कर पाएगा। ठीक है, चलो। लेट द लाइट रे इंटर्स एट ए से इंटर किया है एंड द रिफ्रैक्टेड बीम इज AB, और AB जो है रिफ्रैक्टेड बीम है फ्रॉम द सरफेस A। एट द लेटरल फेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा C फॉर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट बाहर नहीं निकलना चाहिए। एट दिस फेस थीटा जो है मोर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, यानी साइन थीटा जो है मोर देन साइन C होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा थीटा तो रे बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री है, थीटा प्लस R इज इक्वल टू 90 बोला जा रहा है। यहाँ से अब थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एंगल आपका 90 है, तो थीटा प्लस R भी क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 180 होता है। ठीक है, तो ये थीटा प्लस R इज इक्वल टू 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस R, हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है तो थीटा को हम साइन थीटा या टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमें पहले से पता है कि साइन थीटा जो है मोर देन साइन C है, और थीटा का वैल्यू क्या आ गया है 90 माइनस R मोर देन साइन C, यानी साइन 90 माइनस R कॉस R हो जाएगा, यानी कॉस R जो होगा मोर देन साइन C होगा, या क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं। अब इस पॉइंट में हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, और स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, यानी म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, यानी साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन आई बाई म्यू। ठीक है, अब देखिए साइन आर पता है हमें, तो यहाँ से हम लोग कॉस आर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखिए साइन आर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है आपका P बाई एच। ठीक है, और एच का वैल्यू कितना है म्यू है। तो यहाँ से हम लोग कॉस आर निकाल सकते हैं, बी निकाल कर, है ना, बी बाई एच करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये लिखा गया है, देखिए ये वाला है। ठीक है, पहले बी निकाला गया है, बी कैसे निकालेगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर के स्क्वायर रूट, तो ये निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए कॉस आर जो है, आप यहाँ से देखिएगा कॉस आर जो है मोर देन साइन C है। ठीक है, चलिए, तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर, है ना। हालांकि इसको ब्रेक करेंगे तो आप एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर है, वही आपका यहाँ इस फार्मूला से निकाला गया है, रेशियो वाला फार्मूला से। अब देखिए कॉस आर जो है मोर देन साइन C है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है हमें, तो कॉस आर के जगह पे इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो दिस वैल्यू मोर देन साइन C, और साइन C जो होता है 1 बाई म्यू होता है, जो हमें पहले से पता है, यानी 1 बाई एन, हालांकि म्यू लिखा गया है एन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो यानी साइन C के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 1 बाई एन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर मोर देन हो जाएगा आपका 1 बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे एन थोड़ा मिस्टेक किया है, एन म्यू में कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों सेम ही है, अलग अलग लिख दिया ये। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट था, इस स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया गया तो स्क्वायर हो गया, तो म्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है म्यू, मैं ये स्टेप को खुद लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, तो देखिए इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बाई एन स्क्वायर, ये मोर देन आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ मोर देन 1 बाई एन स्क्वायर, हाँ दोनों कट जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को उधर भेज दीजिए, है ना, यानी एन स्क्वायर जो हो जाएगा वो मोर देन हो जाएगा 1 प्लस
साइन आई का स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट, म्यू स्क्वायर इज मोर देन साइन स्क्वायर आई प्लस वन। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन आई इज वन, और मैक्सिमम वैल्यू जो साइन का होता है वन होता है। ठीक है, वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी म्यू स्क्वायर जो हो जाएगा आपका वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर मोर देन टू, और जो बोल सकते हैं म्यू हो जाएगा वो मोर देन रूट टू। ठीक है, या एन बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अगर हमें इस ट्यूब से या इस रॉड से अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होना चाहिए, तो रूट टू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर रूट टू से कम हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट आसान है। ठीक है, चलो, तो आपके लिए मैं एक चेक पॉइंट दे रहा हूँ। आपका ये चेक पॉइंट है 9.3। आपको सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और इस तरफ है आपका क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18। ये आपका टोटल 18 क्वेश्चन है। इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अगला वीडियो लेक्चर दूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस। ठीक है, सरफेस फार्मूला जिसको बोलते हैं। सरफेस फार्मूला पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस, है ना। और लेंस खत्म करने के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक है, तो 3 पार्ट रह गया है। आप जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा इसको, तो हम थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, ठीक है।